नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। पायरेसी पे बात करेंगे हम। पायरेसी की घटना विश्व में लगातार बढ़ते जा रही है। पुनः एक बार सोमालिया का नाम आ रहा है। सोमालिया पायरेट्स भारतीय जहाज जैसे कि एमवी लीला नॉरफॉक है। पुनः इससे पहले अदन की खाड़ी में जो भारतीय जहाज था चैम प्लूटो उस पर अटैक हुए, और इसके बाद जो है दिसंबर की घटना थी जिसमें एक पुनः भारतीय जहाज पे पायरेट्स की घटना घटी थी। इन तमाम मुद्दों को लेके बात करेंगे आज। पायरेसी क्या होता है और मेरी टाइम पायरेसी क्या है। देखिए, एक शब्द आता है पायरेसी। तो पायरेसी को समझने के लिए इसका एक बैकग्राउंड भी देखना होगा। इस शब्द को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि पायरेसी होता क्या है। पायरेसी है जहाज के माध्यम से किसी भी दूसरे जहाज को लूटना, अर्थात एक जहाज जो है दूसरे जहाज को लूटे, बंधक बनाए। तो इसमें जहाज शामिल है पायरेसी की घटना में कि एक जहाज जिसमें लुटेरे रहते हैं, वो हथियार लैस रहते हैं, दूसरे जहाज को क्या करते हैं, अपहरण करते हैं, लूटते हैं और किडनैपिंग करने के बाद अपने कब्जे में रखने के बाद रैंसम मांगते हैं, एक भारी भरकम मुआवजा छोड़ने के बदले। इसे पायरेसी कहते हैं। और आज के डेट में जो पायरेसी है समुद्री पायरेसी है। क्या बोलेंगे? समुद्री पायरेसी। तो समुद्री डकैते समुद्री डकैत है। और ये सारी घटना कुछ विशेष जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वहां पे घटते हैं। विश्व में सभी जगह जो समुद्री डकैती की घटना नहीं घटती है। कुछ विशेष जगह है जिनसे इन समुद्री डकैती को बेनिफिट मिलते हैं। तो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। आपको याद रखना है, समुद्री पायरेसी, मैरीटाइम पायरेसी करंट में चल रहा है, जिसे लेके विश्व के तमाम देश टेंशन में रहते हैं। एक एक्शन की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है। तो जो जियोग्राफिकल लोकेशन है देखिए, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है पहले ही देख लेते हैं ग्राफ डायग्राम में कहाँ कहाँ घटना घटती है। ये है जिब्राल्टर स्टेट। बात कर रहे हैं हम लोग समुद्री डकैती की, पायरेसी की लगातार जो घटना बढ़ रही है इस पे। ये जिब्राल्टर स्टेट है। ये जिब्राल्टर स्टेट ये भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। तो ये पूरा जल है। ये स्टेट है जिससे अटलांटिक महासागर से जहाज गुजरती है, भूमध्य सागर में आती है। ये आपका रेड सी है, लाल सागर। ये हो गया पूरा अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। पुनः ये वाला इलाका पूरा है तो बोलेंगे सोमालिया सागर। सोमालिया के तट पे सोमालिया सागर, सोमालिया कंट्री है। सारे पायरेसी में अभी सोमालिया का ही नाम आता है कि समुद्री डकैते सोमालिया के हैं। जंगी जहाज हो, कोई भी जहाज हो, उनका अपहरण कर रहे हैं। तो सोमालिया सागर ये हो गया। इसके ऊपर में अदन की खाड़ी हो गई। ये हो गया मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट। और इस साइड में लैटिन अमेरिका देश है एक, तो इसके ऊपर देखेंगे कैरेबियन सागर है।
तो ये लोकेशन है जहाँ पे समुद्री डकैती की घटना घटती है। कैरेबियन सागर, इस सागर से जो भी जहाज गुजरते हैं समुद्री डकैती होती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास, पुनः लाल सागर में, अदन की खाड़ी के पास, सोमालिया सागर में और मलक्का स्ट्रेट से जो जहाज़ें गुजरती है उनका अपहरण होता है। तो देखिए बैकग्राउंड जो इसका है इतिहास में समुद्री डकैती का, ये पुर्तगालियों की देन है। बात है 14वीं शताब्दी की। जो 14th सेंचुरी था, जब से जो भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ, यूरोप के नाविकों ने अन्वेषण करना स्टार्ट किया, विश्व के अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन को उन्होंने खोजा, समुद्री रास्ते को खोजे, तो सबसे पहला नाम आता है पुर्तगाल और स्पेन का। तो पुर्तगालियों की देन थी समुद्री डकैती। इसके बाद इस कारोबार से इनको काफ़ी लाभ होने लगा। पुर्तगाली के बाद स्पेन इसमें उतर आए। स्पेन के बाद पुनः फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी समुद्री शक्ति थे 15वीं 16वीं शताब्दी में, जिन्होंने विश्व को ऑलमोस्ट गुलाम बनाया था, ये सभी ने पायरेसी की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि इनसे बहुत अधिक मात्रा में फंड की उगाही करते थे। अब कोई भी व्यापारिक जहाज गुजरते थे, वो चाहे हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो या फिर अटलांटिक महासागर हो, तो पुर्तगाली उस पर अटैक करते थे। स्पेनी जहाज अटैक करते थे, उसे अपने अंडर ले लेते थे। जो भी कीमती सामान होता था, मूल्यवान चीज़ें, वैल्यूएबल सामान है, तो उसे अपने अंडर में लेने के बाद या तो उसे बेच देते थे, या तो इसका मालिक छुड़वाता था तो उससे भारी भरकम डिमांड करते थे, जिसे रेंसम बोला जाता था। ये घटना धीरे धीरे 1650 से लेके 1730 तक, बोलेंगे 1650 से 1730 तक घटना और अधिक बढ़ गई, जिसे क्या बोला जाता है, तो 1650 से लेकर 1730 तक का जो पीरियड था, ये गोल्डन एज ऑफ पायरेसी था, अर्थात जो पायरेसी की घटना का स्वर्ण काल बोला जाता है। हर किसी इतिहास में देखेंगे तो घटना का एक काल रहता है जो स्वर्ण काल के रूप से जाना जाता है, जहाँ पे वो घटना सबसे अधिक घटती है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन एज था पायरेसी का, बोलेंगे स्वर्ण काल 1650 से लेकर 1730 के बीच चला था। हर जहाज जो भी गुजर रहे थे सागर से, उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। तो तोपों की खोज हो चुकी थी। इसके बाद बड़े बड़े व्यापारिक जहाज थे, समुद्री ट्रेड हो रहे थे। लेकिन ये घटना धीरे धीरे बढ़ती गई और मॉडर्न एज में भी है। अब तो अत्याधुनिक जहाज है, इसके साथ ही राइफल हैं, ग्रेनेड्स हैं, तो वाटर कैनन है, साउंड कैनन, बहुत सारे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियार है। फलस्वरूप पायरेसी की घटना को एक नया रूप मिला मॉडर्न एज में। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा मॉडर्न में कि पायरेसी की घटना सबसे अधिक कहाँ घट रही है। देखिए पायरेसी की घटना जो घट रही है सबसे अधिक यहाँ सोमालिया। पहले बात करते हैं थोड़ा सोमालिया। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम पे, देखिए ध्यान से, है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसी के पास है सोमालिया। अदन की खाड़ी, सोमालिया सागर और इस साइड से लाल सागर से जुड़ा हुआ एक कंट्री है। तो आपको बोलना है सोमालिया के बारे में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। और शब्द आता है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसमें हमको नाम देखना होगा कि कौन कौन से देश शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कभी कभी पूछ लेता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल है। अर्थात सिंहनुमा एक संरचना देखेंगे मैप में, ये सिंहनुमा संरचना, ये ऐसे करके, इसे ही बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें शामिल है बोलेंगे इथोपिया। इसकी राजधानी आदिस अबाबा, ये इथोपिया है। इससे सटा हुआ जिबूती मिलेगा आपको एक देश, जिबूती, पुनः इरिट्रिया और सोमालिया। सोमालिया का ये है कोस्टल बेल्ट। तो 4 कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सबसे खतरनाक वाला इलाका है समुद्री जहाज़ों के लिए, व्यापारिक जहाज़ों के लिए। जब भी कोई व्यापारिक जहाज़ यहाँ से गुजरती है तो व्यापारिक जहाज़ का मालिक, इंश्योरेंस कंपनी और जो देश हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, वो हमेशा टेंशन में आते हैं पूरा क्षेत्र को लेके। जरूरत पड़ता है कि जो शक्तिशाली देश हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं अपने जहाज़ को,
आगे में वारशिप भेजेंगे, बीच में इनका व्यापारिक जहाज रहता है, इस तरीके से प्रोटेक्शन से गुजरते हैं। लेकिन वो जो देश कमज़ोर है, जिनकी नौसेना कमज़ोर है, उनको हमेशा खतरा रहता है और यहाँ आते आते जहाज क्या है, गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में जहाज़ों का होता क्या है, जहाज का पायरेसी हो जाता है, अर्थात जो पायरेट्स हैं, समुद्री डकैतों को पायरेट्स बोलते हैं, वो पायरेसी की घटना को अंजाम देते हैं इस इलाके में, जहाज को गायब कर देते हैं। इसमें नाम आता है टॉप नंबर पे सोमालिया का। एक बार सोमालिया का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, किस तरीके का कंट्री है। अब सेक्शन से आप पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि सेक्शन से पढ़ ले। जो मैप में रहते हैं, पूरा वर्ल्ड मैप ना बना के ओनली सेक्शन बना देंगे तो आप काम चल जाएगा, और उसको ये कर देंगे आप सोमालिया ऐसे करके। सोमालिया एक तट के पास है। इसका पड़ोसी बोलेंगे तो देखेंगे केन्या है, ऊपर में इथोपिया, इरिट्रिया जैसी कंट्रियां हैं। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। मोगादिशु लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है। पॉपुलेशन कितना बोलेंगे, 1.25 करोड़ है। इसकी जीडीपी बहुत कम है, $20 बिलियन से भी कम की जीडीपी होगी ऑलमोस्ट। पर कैपिटा इनकम $500 से भी कम है। एसडीआई में बहुत नीचे है, अर्थात बहुत गरीब देश है। विश्व के गरीब देश में से सोमालिया का भी नाम आता है। अगर टॉप 10 गरीब देश की बात करेंगे तो इसमें से सोमालिया भी शामिल है। पर कैपिटा इनकम $500 से भी कम है। एसडीआई में रैंकिंग बहुत ही नीचे है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में बहुत पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इसका समुद्री तट जो है पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा तट है इसका। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो अगर पूछता है क्वेश्चन में पूरा अफ्रीकी कंटिनेंट का सबसे बड़ा समुद्री तट किसका है, तो वह है सोमालिया का। तो सोमालिया के एक और तो सोमालिया अदन की खाड़ी से टच हो रहा है, पुनः ये लाल सागर से, अदन की खाड़ी से, और नीचे सोमालिया सागर से टच हो रहा है। अब यहाँ पे जनसंख्या जब पिछड़ी हुई है, गरीबी है, तो क्या करते यहाँ के युवा, इन्होंने एक रास्ता अपनाया पायरेसी का। लेकिन पायरेसी का रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया था, मजबूरी थी इनकी, क्योंकि जो सोमालिया का कोस्टल इलाका है, ये तट वाला जो इलाका है, ये मछली के लिए विशेष रूप से फेमस है। ये पूरा कोस्टल बेल्ट, तो ये मछली मिलते हैं यहाँ पे। मछली का उत्पादन करते थे मछुआरे लोग। तो पूरा कोस्टल इलाके में मछली का प्रोडक्शन होता था। लेकिन इस मछली के पूरा कारोबार को जो विदेशी मछली पकड़ने वाली कंपनियां हैं, वो यहाँ इसके तट पे आके मछलियों का दोहन करना प्रारंभ कर दी। मामला पूरा का पूरा जो फिश इंडस्ट्री है, इसी से जुड़ा हुआ है। जो पायरेट्स की घटना घटी है, यह बड़ी है। इसके पीछे कारण है मत्स्य उद्योग, बोलेंगे मछली का पूरा कारोबार। देखिए, सोमालिया गरीब देश है, नेवी उतनी मजबूत नहीं है, नेवी की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सरकार जो है अनस्टेबल रहती है, गृहयुद्ध चलते रहते हैं। यहाँ पे आतंकवादी संगठन अल शबाब का एक दबदबा है पूरा इलाके में। रिजल्ट ये हुआ कि सेना पे किसी का विशेष ध्यान नहीं दिया। और जो मछली कोस्टल इलाके में प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन कर रहे थे, ये कौन कर रहा था, तो मछुआरे कर रहे थे, जो गरीब थे, छोटी छोटी नाव में मछली पकड़ते थे। लेकिन यहाँ पे शीघ्र ही बड़ी बड़ी कंपनियां, फिश वाली जो इंडस्ट्री है विश्व की, यहाँ पे इंटरफेयर किया। इनके जल इलाके में पूरा मछली का दोहन किया। मछली पकड़ने में उन्होंने 20 गुना से अधिक रफ्तार पकड़ा। हर साल 20 गुना से अधिक की दर से वो मछली पकड़ रहे थे। तो समुद्री तट के पास सोमालिया का धीरे धीरे मछली कारोबार समाप्त होने लगा। जो मछुआरे थे वो गरीबी में आ गए। अब मछुआरे के पास गरीबी थी, रोजी रोटी चलाना था, ये क्या करते, नौसेना कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ नौसेना खास थी नहीं, बहुत कमज़ोर नौसेना एक तरीके से समझिए, नाम भर की, कि 5-10 का आर्मी का एक गुट बना दिए, नेवी का गुट बना दिए, का 2 जहाज है।
जबकि जो मछली पकड़ने वाली कंपनी थी वो अत्याधुनिक थी। रिजल्ट है कि कुछ युवा मछुआरे वर्ग में जो रोजी रोटी का प्रॉब्लम आया तो युवाओं ने अपने आप को आगे बढ़ाया और छोटे छोटे जहाज से इन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया बड़े बड़े जहाज़ों पे। तो छोटे छोटे जहाज़ों से कॉमर्शियल जहाज़ों पे अटैक करना प्रारंभ किया। यही अटैक की घटना बाद में अपहरण की घटना बदल गई, अर्थात पायरेट्स की घटनाएं बदल गई। ग्रुप बनने लगे, गैंग बनने लगे और सोमालिया के जो युवा थे इसको इसमें भविष्य दिख रहा था, क्योंकि जो जहाज पकड़ा रहे थे इसके कोस्टल इलाके में ये फिरौती मांगते थे और फिरौती देने वाली कंपनी दे भी देती थी, सरकार भी दे देती थी। तो ये एक उद्योग का रूप धारण कर लिया पायरेट्स। पायरेसी का एक इंडस्ट्री बन गया, उद्योग। जैसे भारत में डी कंपनी खड़ी हुई थी दाऊद इब्राहिम ने कि रैंसम मांगे उसे दे दिया जाए, तो बार बार जो रैंसम मांगा गया, फिरौती मांगी गई, इससे भारी भरकम पैसा आने लगा। कितना पैसा आ रहा था? देखिए, पैसा हर साल 250 मिलियन डॉलर का रैंसम आ रहा था सोमालिया के पास। अब इसको ये उद्योग में और अधिक युवा कूदे। पुनः आतंकी संगठन अल शबाब का भी इसमें रोल था। रिजल्ट ये है कि इनके पास अत्याधुनिक उपकरणें आने लगी, मशीन गन आने लगी, वाटर कैनन, साउंड कैनन जैसे टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई। अब बड़े बड़े कॉमर्शियल जहाज को भी इन्होंने टारगेट किया। तो स्टार्ट था छोटे जहाज से, धीरे धीरे बड़े जहाज से इन्होंने टारगेट करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, एक साउंड कैनन है, इसको देखना होगा। साउंड कैनन ये क्या है? एक हथियार है साउंड कैनन। जैसे वाटर कैनन से प्रेशर से जल निकलता है, भीड़ को भगाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस करती है कि पानी का प्रेशर इतना रहता है कि भीड़ को वो पानी पीछे ढकेल देता है। ठीक इसी तरीके से साउंड कैनन भी एक टेक्नोलॉजी है, हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। वो जहाज पे लगा के जो कॉमर्शियल जहाज रहते हैं वहाँ पे कस के साउंड को बजाया जाता है। इतनी जोर का साउंड आवाज़ निकलता है कि सामने वाले का कान जो है बहरा हो जाता है। या तो वो जो क्रू मेंबर हैं या सदस्य जहाज के समुद्र में कूद जाते हैं जान बचाने के लिए या अपने आवाज़ को बचाने के लिए, या तो फिर वो बेहोश हो जाते हैं। फिर ग्रेनेड मिसाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट है। और अल शबाब तो ये क्या है, आतंकी संगठन, इसके पास ऑलमोस्ट ऑल तरीके का विपन हथियार है। तो कुल मिला के इस कारोबार रैकेट में आतंकी संगठन भी शामिल हैं। अब इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ विशेष नहीं कर पा रही थी। कारण था पूरा इलाका जो है ये इंटरनेशनल वाटर के रूप में जाना जाता है। देखिए, इंटरनेशनल वाटर जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र ये किसी एक देश का नहीं है, हर देश का अपना अपना एक एक्सक्लूसिव जोन है। जैसे तट है भारत का, जैसे मान लेते हैं तट है, तो तट के पास वाला पूरा इलाका भारत का एक 21.5 किलोमीटर में इसका एक्सक्लूसिव जोन है जहाँ पे पूर्ण संप्रभुता रहती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल वाटर आ जाए तो फिर भारत का ये अधिकार क्षेत्र में ना आके समस्त देशों के लिए आ जाता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र आते हैं तो देशों के बीच किस तरीके से कोलैबोरेशन होगा, सहयोग संगठन कैसे होंगे, कोई विशेष नियम नहीं है। इंटरनेशनल जो कानून है जल से संबंधित वो इंटरनेशनल वाटर को ओनली क्या करता है, डीरेगुलेट करता है कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है। किसी भी नियम कानून को यहाँ पे एक कंट्री फॉलो नहीं करेगी, ना ही एक कंट्री बात करेगी कि नियम कानून माना जाए। रिजल्ट ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है इसमें सहयोग लेके अमेरिका, पश्चिम के देश, रूस, चीन और भारत में कभी कोलैबोरेशन नहीं हो पाता है। अब पार्टिकुलर सदस्य देश अपना अलग अलग गठबंधन बनाते हैं। मजबूत देश है तो अपनी नौसेना को उतार देता है इंटरनेशनल जल क्षेत्र में कि उसके जहाज को तो प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन छोटे छोटे देश का क्या? तो देखिए, यहाँ पे अमेरिका ने जब से पायरेसी की घटना बढ़ी 2004 के बाद से, तो विशेष रूप से बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर बढ़ा। 2014
2004 से घटना बढ़ी, 2012 तक फिर समाप्त हो गई, फिर 2022 के बाद फिर से बढ़ रही है। मतलब बढ़ता है, घटता है, फिर रुकते हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ये जो लाल सागर अभी डिस्प्यूटेड है, यहाँ से कोई भी कॉमर्शियल जहाज नहीं गुजर रही है। लगातार यहाँ पे जो है हाउती अटैक चल रहे हैं यमन के द्वारा। तो चक्कर कैसे लगा रहे हैं जहाज अफ्रीका के दक्षिण वाले कोस्ट से, ये वाला जो साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर यूरोप से कोई जहाज आ रही है, मान लेते हैं ब्रिटेन से जहाज आ रही है, पहले जिब्राल्टर स्टेट में जाती थी, भूमध्य सागर से, सुएज नहर से, लाल सागर से होते हुए अदन की खाड़ी से निकल के भारत पहुंचती थी, मान लेते हैं। या कोई पेट्रोल गैस वाली जो व्यापारिक जहाज़ें थी वो लाल सागर से गुजरती थी अदन की खाड़ी से, फिर भारत, चीन और जापान की ओर जा रही थी, तेल और गैस वाली। लेकिन जब से अटैक हुआ लाल सागर में, तो कंपनियां रोक दी अपने जहाज को यहाँ से ट्रांसजिट होने से। तो शिपिंग रुका, और शिपिंग का दूसरा रूट ये साउथ अफ्रीका वाला इलाका है। अगर लंबा रूट रहेगा, देखिए लंबा रास्ता, तो अधिक तेल की खर्च होगी, लागत और अधिक बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल गैस जा रहे हैं या कोई व्यापारिक सामान है तो उस वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। तो रिजल्ट ये रहेगा कि महंगाई भी बढ़ जाएगी, प्लस समय भी बढ़ जाएगा। अगर 5 दिन में आ रहे थे ये वाले इलाके से, लाल सागर से कोई भी जहाज ब्रिटेन से भारत 5 दिन में पहुंच रहा था, अब लंबा रास्ता है तो उसे पहुंचने में 20 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो सिर्फ लागत ही नहीं बढ़ी, समय भी अधिक बढ़ गया, महंगाई बढ़ती है इन सबसे। और ये जो पायरेसी की घटना है, तो इसमें क्या है, बढ़ता है, घटता है, कम होता है। बात कर रहा था मैं अमेरिका का। अमेरिका ने इस पूरे इलाके में अपने सहयोगियों को लेकर कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी चलाया है। अब इसमें यहाँ पे एक सेशल देश है, क्या बोलेंगे, सेशल्स एक कंट्री है, तो सेशल्स को भी शामिल कर लिया। धीरे धीरे अपना जियोग्राफिकल लोकेशन अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी में शामिल कर रहा है। देखिए सेशल्स, ये तो ये जस्ट आप देखेंगे मेडागास्कर के ऊपर में आपको दिखाई देगा सेशल्स। तो सेशल्स हो गया। इसके बाद आपका ओमान, सऊदी अरब, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी कंट्री, पूरा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री शामिल है। तो ये अपने जहाज को तो बचा लेंगे ये। अब बात है शक्ति में चीन की। चीन ने 2008 के बाद से चीनी जहाज़ों पे भी सोमालिया पायरेसी चला, घटना घटी। तो चीनी सरकार ने डिसीजन लिया कि वो भी अपने जो व्यापारिक जहाज है उसको प्रोटेक्शन देगी। तो चीन 2008 से लेके 2023 तक कुल मिला के 135 वारशिप भेज चुका है। इसने भी 135 वारशिप भेजा है, अपनी सेना को परमानेंट रूप से इस क्षेत्र में उतारा हुआ है, जिबूती में बेस भी बनाया हुआ है, कोशिश कर रहा है अन्य अफ्रीकी कंट्री के जो देश हैं इसके चाइना के सपोर्ट में आ जाए। तो चाइना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेके अफ्रीका के तट के पास तक एक गश्ती दे रहा है, वारशिप की तैनाती कर रहा है, परमानेंट रूप से अपनी नेवी को उपस्थित कराया हुआ है। अब भारत का क्या, भारत सरकार भी हरकत में आई है। लगातार दिसंबर से भारत के जो व्यापारिक जहाज हैं या तो भारत से जा रहे हैं, या तो भारत की ओर आ रहे हैं, या तो भारतीय सदस्य हैं। तीनों मामले जब भी भारत से जुड़े रहते हैं तो बात है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के साथ नागरिक की सिक्योरिटी भी। तो इसकी जिम्मेदारी भारत पे आती है। और भारत भी एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहता है। हिंद महासागर पूरा जो है, इस पर सिक्योरिटी प्रदाता कौन है, तो भारत के रूप में एक जिम्मेदारी है। तो भारत भी दिसंबर के बाद से जो इसकी जहाज थी जिसपे पायरेट्स ने पायरेसी की घटना को अंजाम दिया था, तो भारत को भी एक्टिव होना पड़ा। हिंद महासागर में भारत की नौसेना लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, और उपस्थिति बढ़ाने का कुछ कारण भी है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए दिसंबर की घटना है, 16 दिसंबर की 2023। तो बोलेंगे MV मर्चेंट वेसल है। MV का मतलब होता है कि मर्चेंट वेसल।
तो मर्चेंट वेसल था, व्यापारिक जहाज, रोन का अपहरण हुआ अदन की खाड़ी में। पुनः जो भारत का जहाज था चैम प्लूटो, इस पे आक्रमण हुए। भारत का जहाज हो या ना हो, भारतीय सदस्य हैं, भारत की ओर आ रहे हैं या भारत से जा रहे हैं, ये भारत के फिर अधिकार क्षेत्र में आता है। बात भारत का हो जाता है कि भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है। चैम प्लूटो है और अभी करंट में फिर से पायरेसी हुआ है इस MV लीला नॉरफ्लॉक, क्या बोलेंगे, नॉरफ्लॉक। तो इसका अपहरण हुआ। अब रिजल्ट ये हुआ, भारत सरकार एक्टिव में आई। हिंद महासागर में भारत अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है। तो भारत ने इन सारे मामले को देखते हुए अपना वारशिप मारमुरगांव, पुनः बोलेंगे कोच्चि, कोलकाता, ये वारशिप है तीनों। क्या बोलेंगे, INS लगा लीजिएगा, INS मारमुरगांव, INS कोचिंग, INS कोलकाता। कोचिंग क्या है, भारत का एक सिटी है, बंदरगाह है, ये कोचिंग हो गया। सारे जो हैं बंदरगाह के नाम पे रखे गए हैं वारशिप, युद्धपोत। मारमुरगांव गोवा में है, गोवा का बंदरगाह। तो मारमुरगांव गोवा, कोचिंग हो गया केरल में, कोलकाता पता है पश्चिम बंगाल में कोलकाता। तो ये वारशिप है, भारत की लगातार तैनाती की है भारत सरकार ने। प्लस P-8I जो हवाई जहाज है जिसके माध्यम से निगरानी होती है समुद्र में। तो पेसिडोनियन क्लास है, उसका एक हवाई जहाज है, एयरक्राफ्ट है, सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, लगातार निगरानी कर रही है पूरे इलाके में। इसके अलावा 93 से अधिक जो हैं युद्धपोत, समझिए युद्धपोत हो, जंगी जहाज हो और विमान वाहक पोत, इन सब की तैयारी कर रही है। 93 ऑलमोस्ट युद्धपोत की भारत सरकार ने तैनाती की हुई है और इंडियन नेवी ने। एक और कारण है बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव। जो चीन है उसका हिंद महासागर में जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे, चीन का हिंद महासागर में बढ़ता हुआ प्रभाव, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो नेवी है, इंडियन नेवी अपने आप को मजबूती कर रही है, अलग अलग देशों के साथ सहयोग कर रही है, ऑपरेशन चला रही है, युद्धपोतों की तैनाती कर रही है, एयरक्राफ्ट की तैनाती कर रही है और सूचना का आदान प्रदान भी कर रही है, जैसे कि अमेरिका के साथ, पुनः रूस के साथ। तो ये टोटल मामला है पायरेसी का। कोशिश करना चाहिए इन सारे कंट्रियों को, चाहे यूरोप यूनियन हो अलग से अपना ऑपरेशन चला रही है, अमेरिका ऑपरेशन अलग से चला रहा है, ये चीन, सारे एक मंच पे आके जो पायरेसी की घटना है इसको समाप्त करें। और ये सोमालिया का जो इलाका है या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए हर तरीके से। जब तक डेवलपमेंट नहीं होंगे यहाँ पे, आधारभूत शिक्षा, भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य हो और युवाओं को सही कौशल प्रशिक्षण देके, जब तक बी पॉजिटिव रूप में काम नहीं किया जाएगा कंट्री के लिए, तब तक घटना तो घटेगी ही। सिर्फ एक्शन लेने से कोई कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। तो कार्रवाई का एक दूसरा फॉर्म है, या तो आप एक्शन लीजिए डायरेक्टली, या तो फिर दूसरा जो है सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। तो सजेशन यही है कि विकास पे काम ज़्यादा किया जाए। सोमालिया पे अभी तक किसी भी कंट्रियों ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो अल शबाब जो आतंकी संगठन है सोमालिया पे कब्जा नहीं करता। सोमालिया में पहले से गृह युद्ध छिड़े हुए थे, 2006 से लेकर 2009 तक लाखों लोग मारे गए, बच्चे कुपोषित हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि डेवलपमेंट किया जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, तभी जाके ये पायरेसी की घटना समाप्त होगी, न कि कोई सजा देने से। बस आज का यही है, फिर मिलेंगे हम नए करंट अफेयर में कुछ नए टॉपिक के साथ। बने रहिए टू डू वाइस में।